वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। ये कहानी है शोभा और मदन की, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी और उन्होंने लव मैरिज किया था, जिसके कारण वो अपने घर से दूर अलग अपना घर एक लेना चाहते थे और जिसकी तलाश में वो भटक रहे थे। नया शहर था और घर भी नहीं मिल रहा था, इस वजह से काफ़ी टेंशन में थे। रास्ते में चलते चलते अचानक शोभा से एक आदमी टकरा जाता है और शोभा उसे गुस्सा से देखने लगती है। तभी वो आदमी उससे माफ़ी मांगता है और शोभा से कहने लगता है, शायद आप बहुत परेशान हैं। शोभा उससे कहती है, जी हाँ, माफ़ करिए, हम बहुत परेशान हैं, हम घर की तलाश में हैं। तभी मदन उसके पास आ जाता है और वो उस आदमी से बात करने लगते हैं। उस आदमी ने अपना नाम शरीफ बताया। वो दोनों को अपने साथ उनके घर जाने के लिए कहता है। मदन और शोभा का कोई रहने का ठिकाना तो नहीं था, क्योंकि वो लोग होटल में ही रह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ ही चला जाए, हो सकता है कि कुछ रास्ता निकल जाए। दोनों रफ़ीक के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुँह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, कहते हुए रफ़ीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफ़ीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह मुझे सही लग रही है, कहीं और चलकर रहते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से ये आदमी हमारी मदद कर रहा है, उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर शक कर रही हो, मदन ने झुंझलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही शरीफ की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि शरीफ के गुण गाते नहीं थक रहा था। रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ पे ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे छू रहा है। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज़ को झटक दिया। थोड़ी देर बाद उसे अपने शरीर पर फिर महसूस होने लगा कि कोई उसे छू रहा है। अब शोभा की आंख खुली, उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पे लेटने के लिए मुड़ी, उसके सामने अचानक से एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसमें बहुत सी बदबू थी। उसकी आंखें शोभा को एकदम सामने से टकाटक देखी जा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। ये देख शोभा डर से कांपती हुई चिल्लाई। उसकी चीख सुनकर मदन की नींद खुल गई। शोभा ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम नहीं माने। कहते हुए शोभा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या हुआ, लगता है कोई बुरा सपना देखा होगा। बाथरूम की तरफ से आते हुए शरीफ मदन के पास आकर बैठता है और बोलता है, मैंने तो बाथरूम में ही आपकी चीख की आवाज़ सुनी थी, तभी मैं दौड़कर आया हूँ आपकी तरफ। क्या हुआ है? शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने शरीफ से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है, कहते हुए शरीफ मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। शोभा, तुम कह रही थी ना, यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आओ। शोभा आधी जगी आधी सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चल दी तो शोभा को किसी भी चीज़ का होश ही नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पर बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा, शोभा, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा, उसने देखा शोभा अपने बिस्तर पे नहीं है और ना ही शरीफ अपने बिस्तर पे था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसा देख अगल बगल के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए हैं। मदन ने जहाँ शरीफ का घर था उस ओर इशारा करते हुए
अपना हाथ उठाया और लोगों से कहा कि मैं इसी घर में अपनी बीवी के साथ था। उसी झुंड के एक आदमी ने उससे कहा कि भाई, आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो कि वहाँ किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है। आदमी का इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कब्रिस्तान के। देख कर के तो मदन के जैसे पैरों तले ज़मीन नहीं निकल गई। अब वो लोगों से सारी बात बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस घर पे आया था, कैसे शरीफ से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों पे को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। बहुत ढूंढने के बाद भी शोभा उन्हें कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा कि घर की छत पर भी देखो। फिर सभी अपने अपने घरों की छत पर चढ़ गए। एक आदमी ने अपनी छत से आवाज़ लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है। जैसे तैसे सीढ़ियाँ लगाकर छत पर चढ़े। साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाकर देखता है तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो कि किसी का इंतज़ार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पे हाथ रखकर उससे पूछा, शोभा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरा पति ट्रेन की टिकट लेने गया है, मुझे यहीं बैठने को कह गया है और मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये है कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था। न सीढ़ियाँ थीं और न ही कोई और ही रास्ता। इस मामले के बारे में जब पता किया गया तो पता ये चला कि वो एक जिन था जो कि उस कब्रिस्तान में रहता था और वो शोभा के पीछे दीवाना हो गया था। वो उसे अपनी बीवी समझ रहा था।